हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं एंड दैट इज आवर सर्कुलर मोशन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो आपका जेई एग्जामिनेशन हो, नीट हो और चाहे कोई और एग्जामिनेशन भी हो। तो आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन को वैसे हम दो हिस्सों में करके पढ़ते हैं। पहले हिस्से में हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को पढ़ते हैं, है ना, और सेकंड हिस्से में हम उसकी एनर्जी कंसीडरेशन करते हैं। तो इस बार पहले हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सर्कुलर मोशन की जो एनर्जी कंसीडरेशन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, दैट इज द वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग उसकी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, सर्कुलर मोशन का अगर हम मोटे तौर पे मीनिंग समझे तो क्या होगा आपका, मोशन इन ए सर्कल। क्या होगा आपका, मोशन इन ए सर्कल। सर्कल के बारे में सभी जानते हैं। सपोज मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, क्या ये मेरा सर्कल है ना, और ये क्या होगा इसका सेंटर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, कहीं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द रेडियस, दैट इज नोन एज द रेडियस, है ना। अब एक रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी ना, एक रेफरेंस तो आपको मानना पड़ेगा। सपोज मैंने ये रेफरेंस लाइन मान ली, क्या मान ली है मैंने, अपनी रेफरेंस लाइन। और मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट करता है और इस रास्ते जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन जा रहा है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन जा रहा है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो पार्टिकल लगातार किसमें, आपका मोशन में। तो जाहिर सी बात है कि आपका सर्कुलर मोशन, कैसा मोशन, आपका सर्कुलर मोशन, है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट t बराबर 0 पे तो यहां था, मान लीजिए किसी भी टाइम t यहां पे आ गया, तो मैंने क्या किया, यहां से जो हमारा ओरिजिन होता है, जो हमारा सेंटर, उससे एक लाइन ड्रॉ की। तो रेफरेंस लाइन से जो ये एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा को बोलते हैं हम एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं हम, एंगुलर पोजीशन। थीटा इज नोन एज योर एंगुलर पोजीशन, है ना। थीटा इज नोन एज योर एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको हम, अपनी एंगुलर पोजीशन। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात हो गई। अब देखिए, समय के साथ एक थीटा चेंज करेगा, है ना भाई। यहाँ पे 0 था, जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा ये थीटा क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि समय के साथ एंगुलर पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। तो कोई भी ऐसा मोशन जिसमें समय के साथ अगर आपकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको सर्कुलर की कैटेगरी में रख सकते हैं। किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, सर्कुलर की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक रोड है ना, एक कार यहाँ पे थी, ये कार थी यहाँ पे, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रही थी। यहाँ पे आप खड़े थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। आप कौन हो, इसके ऑब्जर्वर। कौन हो आप, इसके ऑब्जर्वर, ठीक है। बहुत बढ़िया बात। आपने देखा कि शुरुआत में मेरी गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। धीरे धीरे गाड़ी कहाँ जाएगी, आगे, कभी ना कभी ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर आपने देखा कि अब गाड़ी की पोजीशन ये हो गई, क्या हो गई, गाड़ी की पोजीशन ये हो गई, है ना। फिर ये गाड़ी और आगे चली जाएगी, तो फिर आप देखोगे कि यार अब गाड़ी की पोजीशन क्या हो गई, अब गाड़ी की पोजीशन कुछ अलग हो गई। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो आपके रिस्पेक्ट में आप लगातार एंगल चेंज हो रहा है ना भाई। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये एंगल मैंने मान लिया सपोज θ1, क्या मान लिया मैंने, θ1, और ये वाला एंगल सपोज मैंने कितना मान लिया, θ2। यानी कि एंगुलर पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। शुरुआत में 0 थी, फिर θ1 हुई, θ2 हुई, और आगे जाके और कुछ हो जाएगी। तो एंगुलर पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। इसको भी हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन में 95% प्रॉब्लम तो यहीं की होंगी, पर 5% ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो एग्जैक्ट सर्कल है पर जहां पे अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज करती है। दैट्स व्हाई हम उसको सर्कुलर की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक टर्म समझ में आ गई। सबसे पहले क्या, मेरी एंगुलर पोजीशन की रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनेगा, दैट इज नोन एज आवर एंगुलर पोजीशन, ठीक है भाई। भाई टी टाइम पे यहां था, मान लीजिए कुछ समय के बाद पार्टिकल यहां पे आ गया, है ना, और उसने कितना एंगल ट्रेवल किया, डेल्टा थीटा, है ना। कितना एंगल ट्रेवल किया, डेल्टा थीटा। यहां पे टाइम कितना हो गया, मान लीजिए t प्लस डेल्टा टी, है ना। t से हम टाइम थोड़ा आगे बढ़े, डेल्टा t आगे बढ़े, उसमें कितना एंगल और ट्रेवल हो गया, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या कहलाता आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। कितना एंगल चेंज हुआ, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डेल्टा थीटा क्या कहलाता है यहाँ पे आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए एक्चुअल में क्या, जो अपना थीटा है
थीटा के बारे में मैं आपको थोड़ी बातें बताता हूं। थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? डायमेंशनलेस। फॉर एग्जांपल देखिए, ये तो मेरी क्या थी? रेडियस। यहां से लेके यहां तक सपोज मैंने आर्क लेंथ मान ली l, क्या मान ली? आर्क लेंथ l। तो मैं जानता हूं थीटा का एक फॉर्मूला होता है, बचपन से आप पढ़ते आए हो, एंगल बराबर क्या होता है? r अपॉन रेडियस। थीटा बराबर क्या होता है आपका? l बाई r। तो यहां से देखिए ऊपर भी यूनिट मीटर होगी, नीचे भी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो मतलब क्या है कि क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। कैसी क्वांटिटी आपकी? डायमेंशनलेस। थीटा का डायमेंशन तो नहीं होता किसी प्रकार का, है ना? डायमेंशनलेस कैसी क्वांटिटी आपकी? पर इसकी एसआई यूनिट होती है। क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट, एंड दैट इज द रेडियन। आज बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं मैं आपके सामने। थीटा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भैया? आपकी रेडियन, है ना? यहां से जो एंगल निकलता है वो रेडियन में निकलता है। किस में निकलता है? आपका रेडियन में। ठीक है, जितनी बात हो गई। अब एक एंगल की यूनिट आपको डिग्री भी मालूम है। क्या मालूम है आपको? डिग्री। तो मेरे को डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना आना चाहिए और रेडियन टू डिग्री भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसके लिए एक बात याद रखिए, केवल जो आपका 180 डिग्री है, कितना आपका? 180 डिग्री, उसमें कितने रेडियन होते हैं भैया आपके? पाई रेडियन। कितने होते हैं आपके? पाई रेडियन। 180 डिग्री कितने रेडियन होते हैं? पाई रेडियन, है ना? फॉर एग्जांपल 90 डिग्री में रेडियन पूछ जाए, किसमें? 90 डिग्री में। तो मैंने क्या किया भाई, 1 डिग्री में मैं कितना मान सकता हूं? कितने होंगे आपके? पाई बाय 180। कितने होंगे? पाई बाय 180। और 90 डिग्री में पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 रेडियन। कितना आ जाएगा आपका? पाई बाय 2 रेडियन। तो याद रखना एसआई यूनिट रेडियन है, पर कई बार आपको डिग्री भी मिल सकता है। अब चर्चा चालू हुई कि जो एंगुलर पोजीशन है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो उसकी चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझाता हूं। लिसन केयरफुली, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे। तो थीटा के ऊपर चर्चा चालू की, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, या ये और कुछ है, हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए थीटा, है ना? यहां पे कहानी क्या आती है? अगर आपका एंगल वेरी स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। और एंगल अगर आपका लार्ज है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इंटरेस्टिंग, है ना? तो देखिए क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए थीटा आपका, अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है, क्या आपका? वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम है आपका, तो कैसी क्वांटिटी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? और अगर ये वेरी वेरी लार्ज है, क्या आपका? वेरी वेरी लार्ज, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है भैया? आपकी स्केलर, है ना? तो अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेरी वेरी लार्ज होता है तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना? देखिए एक बात बताता हूं, अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी सेटिस्फाई कराना है तो वेक्टर में एक नियम होता है। अगर आपने मान लीजिए θ1 प्लस θ2 किया तो वो किसके बराबर होते हैं? θ2 प्लस θ1, है ना? बता, आप चाहे θ1 में θ2 प्लस कीजिए या θ2 में θ1, है ना? अगर वेक्टर होगा तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना? वेक्टर सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। क्या होता है आपका? वेक्टर सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, है ना? वेक्टर आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पर मैं यहां पे प्रूव करूंगा कि एंगल बहुत ज्यादा लार्ज है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए उसका प्रूफ मैं कैसे कर सकता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मेरे पास मेरे एयर कंडीशनर का रिमोट है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इनिशियली ऐसी पोजीशन में था, ठीक है? मैं इसको 2 बार 90 डिग्री टर्न कर रहा हूं, ठीक है? आप ऑर्डर ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने इसको 90 डिग्री टर्न किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? ऐसे इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज और नीचे के आपका क्लॉकवाइज। तो मैंने 90 डिग्री टर्न किया, कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। कैसे घुमा दिया मैंने इसको? क्लॉकवाइज। आप देखिए जो इसकी स्क्रीन है वो नीचे की तरफ आ रही है, कार आपकी नीचे की तरफ, है ना? पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और फिर क्या घुमाया? क्लॉकवाइज। अब देखिए अब मैंने उल्टा घुमाया। पहले मान लीजिए मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, कितना घुमाया मैंने? क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ऐसे था ना? पहले क्लॉकवाइज, और अब कैसा घुमाया मैंने? अब मैंने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? भाई पहले मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, अब मेरे को इसको कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? इधर घुमाऊंगा, सॉरी, है ना? एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कैसे आएगी? इधर की तरफ।
तो आपकी स्क्रीन कहाँ आई, ऊपर की तरफ, कहाँ आई आपकी ऊपर की तरफ, पहले वाले नीचे की तरफ आई थी, ऊपर की तरफ, यानी दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, यानी कि इस लॉ को फॉलो नहीं करता। फिर से सुनिए, देखिए ये था आपका, सबसे पहले आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है जी। फिर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री, ऐसे था, क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री, स्क्रीन कहां आ रही है आपकी नीचे। अब मैंने उल्टा किया, पहले मैंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया, अब मेरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे घुमाना है मेरे को, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, स्क्रीन कहां आ रही है ऊपर, इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये करने पे स्क्रीन नीचे आ रही थी, ये करने पे स्क्रीन कहां आ रही है ऊपर, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर आपका थीटा वेरी लार्ज होता है तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको स्केलर, क्या कहते हैं उसको हम स्केलर। तो अगर आपका एंगल वेरी लार्ज है दैट इज द स्केलर, और अगर आपका स्मॉल है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, किसके लिए ट्रीट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल मान लूं तो वो क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है मेरी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं, डेल्टा थीटा की अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है और फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, है ना। देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ना, तो मैंने फिंगर्स अपनी इस डायरेक्शन में कर्ल की इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कर्ल की तो थंब का है आपका बाहर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग द थंब, बाहर की तरफ, एक्सिस के अलोंग आती है, किसके अलोंग आती है, एक्सिस के अलोंग, इसलिए इनको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए आपका डेल्टा थीटा है और ये स्मॉल है, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी, फिर से सुनिए, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए, अपने फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, थंब का आपका बाहर की तरफ, तो इनकी डायरेक्शन कहां होगी आपकी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यानी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, आई हैव टू पुट ए डॉट, है ना। फिजिक्स में जब कभी डायरेक्शन बाहर की तरफ आए डॉट लगाते हैं, जब कभी अंदर की तरफ जाए तो क्या लगाते हैं हम, क्रॉस लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम स्मॉल एंगल की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं, कैसे वेक्टर होते हैं ये आपके एक्सियल वेक्टर, क्या होता है आपके एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको दो टर्म बताई, दैट इज फर्स्ट इज द एंगुलर पोजीशन एंड सेकंड इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट भी रेडियन होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी रेडियन, ठीक है। अब मैं आपसे यहां एक सिंपल सा सवाल पूछना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया था, वापस घूम के यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताइए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लिसन टू मी केयरफुली, भाई यहां से चला था यहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या, नहीं, एंगल कितना देखिए आपका, भाई चलेगा 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 पूरा 360 डिग्री हो गया, कितना घूम गया आपका, यहीं से चला था ना, ये एंगल चला 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 वापस यहीं आ गया, 360 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 360 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो बच्चों वो कितना होगा, जीरो नहीं होगा, वो होगा 2 पाई रेडियन, कितना होगा आपका, 2 पाई रेडियन। सिमिलरली जब दो चक्कर हो जाएंगे, कितने चक्कर हो जाएंगे, दो, अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई, 2 पाई पहले राउंड का, 2 पाई दूसरे राउंड का, तो कितना हो जाएगा आपका 4 पाई। इसी प्रकार से मानो 7 चक्कर लगाए 7, तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 14 पाई, एक राउंड का 2 पाई, 7 राउंड्स का कितना हो गया आपका 14 पाई। ये बातें आपको याद रखनी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक सर्कल कंप्लीट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी क्या रख देते हैं, जीरो, जो कि गलत है, अपने को कितना रखना है, वहां पे 2 पाई रखना है, ठीक है। चलिए आप इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटी मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अपने लीनियर में होता था ना, पहले डिस्प्लेसमेंट आई फिर वेलोसिटी, एंगुलर में भी पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया और फिर क्या आएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। आइए देखते हैं। आइए एंगुलर वेलोसिटी पे चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। देखिए चर्चा ऑन एंगुलर वेलोसिटी, डिस्कशन ऑन एंगुलर वेलोसिटी। हाँ भाई किस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम, डिस्कशन ऑन एंगुलर वेलोसिटी। सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए दो वैल्यू होती है, एक तो होती है आपकी एवरेज वैल्यू, क्या होती है आपकी
एवरेज वैल्यू, है ना, हम सभी जानते हैं। अच्छा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं इसको, है ना। तो एक तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू होती है दैट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा आपका टोटल टाइम टेकन, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज आवर एवरेज वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। फिर मैंने आपको बताया था, अच्छा इसको हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा एवरेज, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा थीटा और टोटल टाइम टेकन मान लीजिए आप डेल्टा टी। तो यहां से आप इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ऐसा यूनिट बोलेंगे तो भाई एंगल की रेडियन और इसकी सेकंड तो कितनी होगी, रेडियन पर सेकंड। और अगर मैं डायमेंशन फार्मूला बोलूंगा, रेडियन का कुछ नहीं होता, सेकंड का टी है, ऊपर जाके t-1, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है भाई, डायमेंशनल फार्मूला वो कितना था आपका t-1, ठीक है। ये बात होगी एवरेज वैल्यू। फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैंने आपको देखो ये पहले ही बता रखा है, जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, टाइम बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा, टाइम लिया जाता है आपका वेरी वेरी स्मॉल। क्या लिया जाता है आपका वेरी वेरी स्मॉल। जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात है तो टाइम डेल्टा टी क्या लिया जाता है आपका वेरी वेरी स्मॉल। क्या लिया जाता है आपका वेरी वेरी स्मॉल, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा। क्या होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो मेरा ओमेगा कितना आ जाएगा, देखें वेरी वेरी स्मॉल के लिए मैंने बताया था मैथमेटिक्स में तरीका है, हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये किस में बदल जाता है, डिफरेंशिएशन डी थीटा बाय डी टी। ये सब कुछ हम काइनेमेटिक्स इन 1D उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए टाइम को क्या बनाना पड़ता है, वेरी वेरी स्मॉल। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि टाइम क्या आपका वेरी वेरी स्मॉल। तो ओमेगा की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी आ रही है आपकी डी थीटा बाय डी टी। क्या आ रही है आपकी डी थीटा बाय डी टी। अगेन जिस सेंस में रोटेट करें उसके हिसाब से ये ओमेगा की डायरेक्शन आने वाली है। देखिए सर्कल में दो ही सेंस हो सकती है, या तो ये हो सकती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज या फिर ये हो सकती है आपकी क्लॉकवाइज। अगेन देखिए अपने राइट हैंड की फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, थंब कहां है, बाहर की तरफ। तो यहां ओमेगा की डायरेक्शन कहां हो जाएगी आपकी बाहर की तरफ, है ना। यहां देखिए क्लॉकवाइज है, अपने राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए, क्लॉकवाइज में कर्ल कीजिए, थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो आपका ओमेगा कहां हो जाएगा, यहां अंदर की तरफ। कहां हो जाएगा आपका अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से हम ओमेगा की डायरेक्शन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ओमेगा का ब्रीफ ओवरव्यू है ना। जब कभी एंगल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वहां ओमेगा होगी ही होगी, दैट इज द कंपल्सरी, सॉरी दैट इज द कंपल्सरी, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें करता हूं। आइए देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट है हमारा इसमें रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v एंड लीनियर वेलोसिटी v। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है, हम आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये मेरा सर्कल है, क्या ये मेरा सर्कल, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है। भाई यहाँ पे एक पार्टिकल था ना जो सर्कल पे चल रहा था, मान लीजिए v स्पीड से चल रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आगे मैं प्रूफ भी कराऊंगा, जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है ना, मैं कहता हूं मान लीजिए पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कितने चल रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि लीनियर वेलोसिटी क्या आपकी लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल। मतलब यहां पे बात करें तो ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, टेंजेंट कह रहा हूं, इसके अलावा टेंजेंट कह रहा हूं। यहां पे बात करें तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। कहां होगी आपकी अलोंग द टेंजेंट, है ना। सिमिलरली यहां पे बात करें तो ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। यहां बात करें तो ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी आपकी अलोंग द टेंजेंट। हर जगह क्या होने वाली है आपकी अलोंग द टेंजेंट। लीनियर वेलोसिटी v, मान लीजिए v और v, सिर्फ v और ओमेगा में रिलेशन देखना है, किसमें v और ओमेगा में। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल यहां था, है ना, t टाइम सपोज वो यहां तक आ गया, ठीक है, और ये एंगल क्या हो गया थीटा, और ये लेंथ कितनी थी, लेंथ l। तो मैंने एक रिलेशन बताया था ना, थीटा बराबर क्या होता है
L by R, क्या होता था आपका L by R, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, तो ये d थीटा बाई dt बनेगा, है ना। देखिए r चेंज हो रही है, r तो कांस्टेंट है, इसको हमने एज इट इज लिखा 1 बाय r, ये क्या हो गया आपका dl बाय dt, है ना, ये हो गया d थीटा बाय dt, टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो ये 1 बाय r और ये क्या हो गया dl बाय dt। अब d थीटा बाय dt ये तो पढ़ा चुका हूं, ओमेगा थी अभी पढ़ाया, dl बाय dt, l क्या आपका, देखो l आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r। तो हमारा रिलेशन क्या आया, अगर आपका प्योर सर्कुलर है, क्या आपका प्योर सर्कुलर, तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं ओमेगा बराबर v बाय r, क्या होता है आपका ओमेगा बराबर v बाय r। अच्छा एक बात और लॉजिकली पूछा जाता है, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर बाय r? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा और v की डायरेक्शन अलग होती है, v तो हमेशा टेंजेंशियल है, क्या आपका v हमेशा टेंजेंशियल, और ओमेगा मैंने बताया था कहां है आपका बाहर की तरफ, है ना, ओमेगा कहां आपका बाहर की तरफ, तो v और ओमेगा की डायरेक्शन अलग है, तो ऐसा लिख पाना संभव नहीं है ना, v तो टेंजेंशियल है और ओमेगा एक्सिस के अलोंग है, तो ये रिलेशन क्या आपका गलत, आप वेक्टर फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते ओमेगा बराबर v बाय r, आप केवल स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। तो बच्चों ये हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। चलिए आप सभी इसको नोट कीजिए और फिर मैं इसमें और अच्छी बातें बताता हूं, एंगुलर वेलोसिटी पे और अच्छी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए नोट कीजिए, आइए आगे समझते हैं चीजों को, बढ़िया तरीके से एनालाइज करके चलते हैं। अब आपने यहां पे एक बात नोट करनी है, देखिए ये हमारा सर्कल था, है ना, ये हमारी रेडियस थी, जो हमारी v है, यहाँ पे जो v है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर है, क्या हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर, यहाँ रेडियस बनाओ, ये v रेडियस के परपेंडिकुलर, हर जगह जो v है वो रेडियस के क्या है परपेंडिकुलर, यानी जब मैं ये रिलेशन लिखता हूं ना ओमेगा बराबर v बाय r, तो जो v है वो रेडियस के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, है ना, तो v इज, इस रिलेशन में v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, क्या होती है आपकी जो v है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है भाई, मेरे को इसमें कोई समस्या नहीं थी, बहुत बढ़िया बातें, ठीक है, और आगे की बातें और सीखते हैं। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी वाला मैंने एग्जांपल लिया ना, ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, गाड़ी वाला चल रहा है, किसी भी टाइम गाड़ी वाला यहाँ पर है, मेरे को पता तो चल गया ये सर्कुलर मोशन है, गाड़ी वाला यहाँ पर है, सच दैट ये डिस्टेंस मान लीजिए मैंने दिया आपको 30 मीटर और ये डिस्टेंस कितना दिया मैंने आपको 40 मीटर, तो ये ऑब्वियसली पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका 50 मीटर, है ना। मान लीजिए मैंने बोला ये मेरा ऑब्जर्वर है, क्या है मेरा ऑब्जर्वर, इस गाड़ी को देख रहा है और ये गाड़ी आगे चली जा रही है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बताया इसको भी हम सर्कुलर मोशन समझ सकते हैं, फाइंड ओमेगा, क्या फाइंड करना है इस इंस्टेंट पे, आपको क्या फाइंड करना है ओमेगा फाइंड करना है। अच्छा शुरुआत में ये गाड़ी मान लो यहाँ थी, शुरुआत में गाड़ी यहाँ भी थी ना, तो यहाँ भी स्पीड उसकी वही थी 10 मीटर पर सेकंड, तो जब गाड़ी यहाँ थी तब ओमेगा फाइंड आउट करना है और जब गाड़ी यहाँ थी तब भी आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस कॉन्सेप्ट बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया एंगल मैंने थीटा, मैं इस पोजीशन में निकालो, इस पोजीशन में एक बार आ जाएगी तो आप इस पोजीशन में बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो ये एंगल क्या मान लिया मैंने थीटा, ठीक है, ये थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट है ना, तो 10 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा भाई, इधर थीटा एंगल है तो ये कितना आएगा 10 cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर में कितना आएगा भाई आपका 10 sin थीटा, क्या आएगा 10 sin थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे क्या होता है v बाय r, पर मैंने उसमें बता रखा है v हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखिए 10 cos थीटा तो अलोंग द रेडियस आ गया, रेडियस मतलब इसको इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना, 10 cos थीटा तो इसके अलोंग आ गया, तो उसको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। परपेंडिकुलर कितना आपका 10 sin थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितनी आपकी 50, कैंसिल, तो ओमेगा कितना आएगा आपका 1/5 sin थीटा, sin थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया 30 और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका 50, ठीक है, सोल्व कर लो तो कितना आएगा 3/25 रेडियन पर सेकंड, कितना आएगा 3/25 रेडियन पर
सेकंड, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर बाय चांस इस मोशन में पूछे, इस पोजीशन में, देखिए जब यहां पे था तो ये रेडियस थी, क्या थी आपकी ये रेडियस, और वेलोसिटी ऑलरेडी क्या थी उसके परपेंडिकुलर थी, क्या थी परपेंडिकुलर। तो अब यहां पे निकालूंगा तो ओमेगा v परपेंडिकुलर कितना है, सारा का सारा v परपेंडिकुलर 10, और ये रेडियस कितनी है r 30, तो ये कितना हो गया आपका 1/3 रेडियन पर सेकंड। क्या हो गया 1/3 रेडियन पर, ध्यान से देखिए 1/3 लगभग 0.3 के आसपास, और ये क्वांटिटी 0.1 के आसपास। मतलब पहले आपकी ओमेगा ज्यादा थी, कांस्टेंट स्पीड है ये 10 10, पहले आपकी ओमेगा ज्यादा थी, बाद में ओमेगा क्या हो गई कम। कहने का क्या मतलब है कि टाइम के साथ ओमेगा लगातार घटने वाली है, अगर ये कांस्टेंट से चलता है। किससे चलता है आपका कांस्टेंट, v कांस्टेंट है यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, फिर भी टाइम के साथ ओमेगा घट रही है। पहले ओमेगा कितनी थी आपकी 1/3, बाद में कितनी होगी 3/25। पर यहां अगर आपकी v कांस्टेंट है तो ओमेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है, तो एक कांसेप्ट तो ये हो गया। कौन सा लेते हैं हम, v परपेंडिकुलर। कौन सा लेते हैं हम, v परपेंडिकुलर। ठीक है, आइए इसका एक आध इलस्ट्रेशन और देता हूं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ सके। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपके सामने लेता हूं। कौन सा इलस्ट्रेशन, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, ओमेगा बराबर v बाय r। क्या ओमेगा बराबर एक, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जैसे मान लीजिए यहां पे ऑब्जर्वर है, क्या यहां पे ऑब्जर्वर, और यहां से कोई चीज गिर रही है, 50 मीटर हाइट से ड्रॉप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ड्रॉप। ठीक है, और थोड़ा डाटा सोच के लेते हैं ना। ये कितना आ गया, मान लीजिए आपका 40 मीटर। कितना आ गया आपका 40 मीटर, मतलब जो ये लाइन है ये गिरेगी, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर है। कितना आपका 40 मीटर, है ना। आपको इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आफ्टर 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी with respect to observer after 2 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स के बाद बतानी है आपको, आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, सबसे पहले देखो जब ये 2 सेकेंड्स होंगी तो मान लो यहां कहीं आ गया, इसकी स्पीड और ये डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। तो ग्रेविटी ऑब्वियसली, तो स्पीड तो निकालो, v बराबर u प्लस ad। ड्रॉप किया था तो u क्या हो गया 0, तो v बराबर एक्सेलरेशन कितना आपका 10, टाइम कितना आपका 2 सेकंड, यानी कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सभी जानते हैं u तो 0 है आपका, हाफ एक्सेलरेशन 10 हो गया, t स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आएगा 20 मीटर। कितना हुआ आपका 20 मीटर। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना भाई, ये कितना आ रहा है आपका, दैट इज 20, पूरा 50 है, तो ये कितना बचा आपका 30। कितना बचा आपका 30। ठीक है, और वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है, और कितनी आपकी 20। कितनी है ये आपकी 20 20। ठीक है, अब कर लेते भाई, इसको मैंने ज्वाइन किया, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना ऑटोमेटिकली 50। पर हमें वो कंपोनेंट लेना होता है जो r के क्या है परपेंडिकुलर। अगेन ये एंगल थीटा मान लिया, तो भाई ये वेलोसिटी तो 20 है ना, ये 20 है, 20 का ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा आपका 20 cos थीटा, और परपेंडिकुलर में कितना आएगा भाई आपका 20 sin थीटा। कितना आएगा 20 sin थीटा। तो ओमेगा अगेन v बाय r, v कितना हो गया परपेंडिकुलर तो 20 sin थीटा है, डिवाइडेड बाय r 20 sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सामने वाला परपेंडिकुलर 40, हाइपोटेन्यूज 50, डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस भी 50, रेडियस मतलब यहां से यहां जो ज्वाइन करते हैं वो लाइन। ठीक है, सोल्व कर लो, तो ऊपर कितना आ गया 800, है ना, और नीचे कितना आएगा 2500। तो इसको उड़ा दो 2 0 को, 8/25 रेडियन पर सेकंड। ये क्या आने वाली है मेरी एंगुलर वेलोसिटी। क्या आने वाली है मेरी एंगुलर वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, उसमें हमें कोई खास दिक्कत नहीं। चलिए आप नोट कीजिए, फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, और वो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, और एंगुलर वेलोसिटी का भी हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है,
अभी तक हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट में था। कौन रेस्ट में था? ऑब्जर्वर। मान लीजिए ऑब्जर्वर भी मोशन में आ जाए, मान लीजिए ऑब्जर्वर भी किसमें आ जाए? आपका मोशन में आ जाए। तो देखते हैं क्या होगा। इफ ऑब्जर्वर इज ऑल्सो इन मोशन, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन थी, यहां पे मेरा ऑब्जर्वर था, ये मेरा पार्टिकल था, दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो मान लीजिए r है। कितना वो सेपरेशन? r। ये पार्टिकल इधर जा रहा था v1 से और ऑब्जर्वर मान लो इधर जा रहा था v2 से, सच दैट ये एंगल कितना बन रहा था आपका? θ1 और ये एंगल कितना बन रहा था? θ2। पहली बात, मेरे को तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। किससे मतलब है? परपेंडिकुलर। अलोंग वाले का कोई काम नहीं है। तो इसका भी मैं r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालूंगा और इसका भी मैं r के परपेंडिकुलर। तो इसका इधर तो v1 cos θ1 आएगा, है ना, और इधर कितना आएगा परपेंडिकुलर में? v1 sin θ1। कितना आएगा? v1 sin θ1। अच्छा, इस v2 का इधर कितना कंपोनेंट आएगा भाई आपका? इधर आएगा इसका v2 cos θ2 और परपेंडिकुलर में कितना आएगा आपका? v2 sin θ2। ठीक है। अब मेरे को ओमेगा निकालना है ना। ओमेगा होता है v बाय r। क्या होता है? v बाय r। अब क्या करेंगे? देखो, जब ऑब्जर्वर रेस्ट में था तो केवल इसकी लिखते थे। अब हम क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। तो जो ये वेलोसिटी लिखी रहेगी पार्टिकल की लिखी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्या लिखी रहेगी? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पर कौन सा कंपोनेंट लेना हमें? केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। केवल कौन सा कंपोनेंट लेना हमें? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय r। पर केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है। पार्टिकल का परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है भाई आपका? v1 sin θ1 माइनस ऑब्जर्वर का कितना है? r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है v2 sin θ2। पर देखिए, अगर ये ऊपर आप पॉजिटिव मानोगे तो ऑब्वियसली इसको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब माइनस v2 sin θ2 divided by r. This is going to be my angular velocity. This is going to be my angular velocity. इस प्रकार से आप इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। आपको क्या लिखना है? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पहले ऑब्जर्वर रेस्ट में होता था तो ये टर्म जीरो हो जाती थी ऑटोमेटिकली और केवल ये बचता था। ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नोट कीजिए और एक इलस्ट्रेशन लेंगे इसके ऊपर। अच्छा इलस्ट्रेशन लेंगे, लिसन केयरफुली। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे हम इस सवाल को करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये दीवार है, इसमें मैं दो कॉन्सेप्ट मिला रहा हूं, आप समझ पाएंगे। ये मान लीजिए सीढ़ी है, क्या ये मान लीजिए सीढ़ी, लेडर, ठीक है। और लेडर की जो लेंथ है दैट इज द 20 मीटर। ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? ऑटोमेटिकली 53 डिग्री। ये लेडर स्लिप कर रही है, मतलब ये एंड इधर की तरफ जा रहा है और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? दैट इज द 10 मीटर पर सेकंड। केवल इतना गिवन है, फाइंड ओमेगा। क्या फाइंड करना है? ओमेगा। तो ये एंड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहां पे आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? इसकी स्पीड निकालो। किसकी स्पीड निकालो? इसकी। ये स्पीड मान लो v है, कितनी आपकी? v। तो देखिए, जब मैंने आपको कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ाया तो मैंने ये बताया था कि अलोंग द लेडर दोनों की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया? दो भागों में बांटा। जैसे ये लिया, ये एंगल 37 हो गया ना, तो 10 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 10 cos 37। कितना आएगा? 10 cos 37। और परपेंडिकुलर में कितना आएगा भाई आपका? 10 sin 37। ठीक है, हो गई भाई बात। अच्छा ये v है, v का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? v cos 53 और परपेंडिकुलर में कितना कंपोनेंट आएगा? v sin 53। अब अपना पहला नियम क्या कहता है कि यार देखो, इस लेडर की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो दोनों एंड्स की जो अलोंग द लेडर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? सेम। जैसा हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, स्ट्रिंग के दोनों कोनों की अलोंग द लेंथ कंपोनेंट क्या रहता है? सेम। वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहता है? सेम। आप स्ट्रिंग की जगह लेडर मानो, लेडर के भी दोनों एंड का अलोंग द लेडर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो इस एंड की अलोंग द लेडर कितनी है? v cos 53 और इसकी कितनी है? 10 cos 37। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? v cos 53 डिग्री इज इक्वल टू
10 cos 37 डिग्री। कहां से? अलोंग द लेडर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। तो कितना हो गया v? अच्छा cos 53 अब तक आपको याद हो गए होंगे 3/5 10 cos 37 दैट इज द 4/5 5 में 5 को उड़ाया तो v कितना आया 40/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप ओमेगा निकालनी है तो मैं इस एंड के रिस्पेक्ट में निकालता हूं। तो देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 sin 37 परपेंडिकुलर वाली, और इसकी कितनी है v sin 53, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना। अभी केस लिया था तो कितनी आएगी v कितना आ जाएगा अपन है 10 sin 37, पार्टिकल को अगर मैं पॉजिटिव में लिखूंगा तो इसकी नेगेटिव में आएगी तो कितना आएगा प्लस v sin 53, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसको प्लस लिखेंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा माइनस, डिवाइडेड बाय r कितना है भाई दोनों के बीच में 20। आइए सोल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 10 sin 37 आपका 3/5 प्लस v आपका 40/3 sin 53 दैट इज द 4/5 डिवाइडेड बाय 20। अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, तो देखो ये कितना है इधर आया 6 प्लस 32/3 कितना है 6 प्लस 32/3 है ना, डिवाइडेड बाय 20। तो 6 दिया 18 और 32 50 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि मेरा आंसर तो कितना आ रहा है 5/6 रेडियन पर सेकंड। कितना आ रहा है 5/6 रेडियन पर सेकंड। तो इस प्रकार से आप ओमेगा निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट मेरे कहने का क्या मतलब था, ओमेगा हमेशा v/r के बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। ओमेगा बराबर v/r केवल सर्कुलर के लिए होता है, केवल परफेक्ट सर्कुलर के लिए, बाकी किसी में ओमेगा बराबर v/r नहीं होता। बाकी में अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? परपेंडिकुलर। और अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में है तो हम पार्टिकल की वेलोसिटी लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इस प्रकार से हम ओमेगा के सारे सवालों को कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, आप घरों में बैठे रिवाइज कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।